हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। देखिए बेटा, इसमें हमने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 6 के वो करा दिए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रमेय को। ठीक है, तो देखिए पहली प्रमेय है हमारे पास 6.1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये है, इसका नाम है बेटा थेल्स प्रमेय। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो देखिए पहली प्रमेय है हमारे पास 6.1। ठीक, अब इसमें देखो बेटा हमारे पास 5 प्रमेय हैं, लेकिन ये वाली प्रमेय ये वाली प्रमेय, ठीक है, ये विलोपन है इसका, नहीं उसका उल्टा है थेल्स प्रमेय का। और ये जो तुम्हारे पास बचती हैं 3 प्रमेय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल ये जो दो प्रमेय है यही ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है हमेशा, और ये हमने बेसिक में आपको करा दी है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। देखिए इसमें कहता है कि किसी त्रिभुज की, तो देखो दिया है या ज्ञात है, यहां लिख दो ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर, क्यों किसने समांतर की बात की है, यह त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई इस प्रकार है कि भुजा एबी को बिंदु डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। यानी हमने क्या लिखा बेटा कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई इस प्रकार है कि भुजा एबी को बिंदु डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमको इसका ज्ञात है, क्योंकि इसने क्या कहा कि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिचित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने रेखा कौन सी खींची बेटा, डीई। कौन सी है, डीई। तो अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर सिद्ध करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको सिद्ध करके देना है इसमें। तो देखिए अब त्रिभुज की बात की तो हमने एक त्रिभुज बनाएंगे इसमें। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब ये जो भुजा है हमारे पास D और E, ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज है। अब देखो यहां थोड़ा रचना लिखेंगे, रचना बिंदु देंगे। तो रचना में क्या करेंगे, यहां से हम लंब खींचेंगे। ये लंब खींच दिया हमने, ये लंब है, यहां डाल दो M, और D से खींचेंगे, यहां डाल दो N। ठीक, तो यहां लिखेंगे बिंदु E और D से क्रमशः AB और AC पर
EM और DN लंब खींचे, ये हमने इस पर लंब डाल दिए। अब हम क्या करते हैं, CD और BE को मिला देते हैं तथा CD और BE मिलाया। इतना काम था हमारे पास करने के लिए, हमने वो कर दिया। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज ADE में अब आधार लेंगे इसमें AD। अब करेंगे यहां से हल। तो हल करेंगे तो देखिए त्रिभुज ADE में यहां लिख लो आधार AD पर। तो देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। अब देखिए 1/2 आधार क्या है हमारे पास AD इंटू ऊंचाई क्या है हमारे पास EM। ये समीकरण नंबर हो गया ए। अब देखिए आधार त्रिभुज ADE में ही लेंगे हम पुनः त्रिभुज ADE अब इसमें क्षेत्र आधार क्या होगा हमारे पास A का क्षेत्रफल, यहां आधार लेंगे हम AE पर। अब देखिए ये क्या होगा 1/2। अब आधार क्या होगा इसमें AE गुणा AE इंटू ऊंचाई क्या होगी इसमें हमारे पास DN। समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए यहां पर बेटा जो समीकरण हमारे पास हो गया ये 2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे तो देखिए लंब क्या है हमारे पास, लंब हमेशा एक ही रहता है। अब इसमें आधार क्या होगा हमारे पास BD होगा, तो 1/2 इंटू आधार क्या है हमारे पास BD इंटू ऊंचाई क्या होगी हमारे पास इसमें EM। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें क्या लेंगे हम, हमारे पास दूसरा क्या है CED। त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब इसमें आधार क्या होगा हमारे पास CE होगा, 1/2 गुणा CE इंटू अब लंब क्या होगा हमारे पास DN होगा, DN। समीकरण नंबर हो गया बेटा ये 4। ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो हमारे पास क्षेत्रफल दे रखे हैं BDE और ECD ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर CED का क्षेत्रफल। त्रिभुज CED का
क्षेत्रफल। अब ये है क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहां लिखे देते हैं हम, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये बड़ा ही 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वहां से ये हमें ज्ञात है कि जो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच में जो त्रिभुज बनते हैं एक ही आधार पर, उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले समीकरण नंबर हमारे पास 1 है। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 से हम भाग देंगे, ठीक है। अब देखो, समीकरण 1 में 3 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बीडीई क्षेत्रफल। अब ये क्या है, 1/2 गुणा आधार क्या है इसमें हमारे पास, एडी। समीकरण नंबर 1 है एडी इंटू ई एम, एडी इंटू ई एम अपॉन 1/2 गुणा बी डी इंटू ई एम। अब देखिए, इसमें 1/2 से 1/2 कट गया, ई एम से ई एम कट गया, बचा क्या हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी। अब ये समीकरण जो हमारे पास बना, यहां डाला नहीं बेटा, यहां समीकरण नंबर 5 है ये, और ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। अब आते हैं इधर। अब देखिए, समीकरण नंबर जो 2 था, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे। इधर लिखते हैं, समीकरण 2 में 4 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज बी डी, सॉरी बेटा यह मिस्टेक है, समीकरण नंबर 2 एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे, अब 4 क्या है हमारे पास, सीईडी, त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। अब ये क्या है, 1/2 गुणा, अब 2 में था हमारे पास ए ई इंटू डी एन अपॉन में, अब 4 में क्या दे रखा है, सीई 1/2 गुणा सीई गुणा डी एन। अब देखो, डी एन से डी एन कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, ये क्या बचेगा हमारे पास, ए ई अपॉन सीई। इसे डाल देंगे समीकरण 7, ठीक। अब देखिए, समीकरण जो है हमारे पास 7 और ये है हमारे पास 6, तो देखिए इसमें दे रखा है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे बीडीई का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर जो क्या दे रखा है, यहां पर हम लिख देंगे, अब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टे में,
अब देखिए ये CED जो दे रखा था, ये हमने इक्वल यहाँ आपको शो कराया था समीकरण नंबर 5 में, तो इसको यही लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यहां लिख देंगे, यहां हटा दो समीकरण से, समीकरण 7, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से हमने वैल्यू किससे लगा दी, यहां पर समीकरण 5 से लगा दी, क्योंकि CED जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है, BDE के बराबर है। अब देखिए समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 व 7 से, अब देखिए ये भी हमारे पास वही वैल्यू है, ADE का क्षेत्रफल बट्टे BDE का क्षेत्रफल, यहां पर भी हमारे पास क्या है, ADE का क्षेत्रफल बराबर BDE का क्षेत्रफल। जब ये LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यही हमारे को सिद्ध करने के लिए इसने दिया था, तो वो हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया। अब देखिए बेटा प्रमेय नंबर 6.2, यहां कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए बेटा ये है हमारे पास प्रमेय 6.2। अब देखिए यहां जो हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में रेखा L भुजा AB को बिंदु D और भुजा AC को बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए आप त्रिभुज की बात करते हैं, ये हमारे पास त्रिभुज होगा ABC। अब यहां पर हमारे पास D बिंदु है, ये L रेखा है हमारे पास, यहां D पर कर रही है और यहां पर क्या कर रही है, E पर कर रही है। ठीक है, यहां ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में रेखा L भुजा AB को बिंदु D और भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित इस प्रकार करती है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही इसने बोला कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें इसमें सिद्ध करना है कि L समांतर BC, यानी जो L है ये किसके समांतर होनी चाहिए, BC के समांतर होनी चाहिए। ये हमें इसमें सिद्ध करके देना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो L है BC के समांतर नहीं है, माना L रेखा BC के समांतर नहीं है, ये हमने मान लिया। जब ये BC के समांतर नहीं है तो कोई
बिंदु डी से जाने वाली रेखा ऐसी अवश्य होगी जो बीसी के समांतर होगी। अब देखिए, पुनः हटाओ यहां से, देखो, लेकिन बिंदु डी से जाने वाली बिंदु डी से जाने वाली कोई रेखा अवश्य होगी जो बीसी के समांतर होगी। तो देखिए बेटा, यहां से हम क्या काम करते हैं, एक मान लेते हैं डॉट 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 करके हम यहां ई डैश, ठीक है, एक डीई, पुनः माना डीई डैश समांतर बीसी, ये हमने यहां पर मान लिया, ठीक। इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, अभी जो हमने यहां को सिद्ध करके दिया थेल्स प्रमेय, वही है ये। अब ये क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ई डैश सी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको यहां डाल दो समीकरण नंबर 1 और इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये भी हमारे पास ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी इसी की वैल्यू है, और ये भी हमारे पास ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू है। तो समीकरण 1 2 से लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है बेटा, दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे इसमें, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, इधर हो जाएगा 1। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ई सी हो जाएगा। अब ये ए ई प्लस ई सी, जब यहां हमने एलसीएम ईसी ले लिया तो 1 का भाग देंगे ईसी में, तो ईसी बच जाएगा, ईसी का ऊपर 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ईसी इज इक्वल टू, इसी प्रकार से इधर करेंगे ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखिए इसमें ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो जाएगा ये, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू, अब ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा अपॉन ई डैश सी। अब देखो यहां पर भी ए सी है, यहां पर भी ए सी है, ए सी से ए सी कट जाएगा 1 बार, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई डैश
C इज इक्वल टू ई सी। अब देखिए यहां पर ये दोनों वैल्यू कैसी है, इक्वल है, यानी इससे ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि ई डैश और ई डैश और ई दोनों बिंदु संपाती हैं। संपाती जानते हो, संपाती का संबंध है एक ही जगह पर हो, यानी ई डैश और ई दोनों बिंदु संपाती हैं, अर्थात करके हम लिखने देते हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। जब दोनों बिंदु एक ही हैं, यानी हमने क्या लिखा, इससे ज्ञात होता है कि ई डैश और ई दोनों बिंदु संपाती हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं। इसलिए अब एल जो है, एल ही तो काट रही थी हमारे पास ई, इसलिए एल समांतर बी सी, यही सिद्ध कराया था बेटा इसने सेकंड वाले में। ठीक है, ये चीज उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट में, और दूसरी वाली ये हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं, हर साल आता है, हर साल पूछी जाती है, कोई ना कोई इसमें से एक आपको अवश्य पूछी जाएगी पेपर में, 2026 में, 2025 2024 में लगातार ही पूछी जा रही हैं ये। तो ये चीज बेटा आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए कि ये सिद्ध होकर के आनी है, तो कैसे सिद्ध होंगी, तो ये जरूर कर लेना है। और ये लॉन्ग में आती है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है, 6 नंबर में पूछी जाती है, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है इनको। तो देखिए बेटा इसमें जो हमने आपको 6.2 परिमेय तक करा दिया है, शेष परिमेय बची हुई हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेटा ठीक शाम को 7:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। तो बेटा अपने कंटिन्यूस बरकरार अपने पढ़ाई को रखिए, जिससे आप लोग कंटिन्यूस हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। धन्यवाद।